कल हमने आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, उससे अंदाज़ा हमने यही लगाया कि हालात ख़राब ही हैं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, आज हम जो है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की बात हमने करनी है ताकि आपको IFRS जो हैं वो थोड़े से समझ में आने शुरू हो जाएं। तो सबसे पहले जो है वो हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये IFRS है क्या, और साथ साथ हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो कि आपको अपनी आगे IFRS की स्टडी में हेल्प करेगी। इस टॉपिक ने आपके एग्ज़ाम में टेस्ट नहीं होना, इसलिए आपने नोटिंग शोटिंग से परहेज़ करना, सिर्फ मेन चीज़ें जो है ना वो आपने सुननी और समझनी है। ठीक है, IFRS जो है क्या है जी? IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS? ये IFRS क्यों बन रहे हैं? ऑडिटर्स को हेल्प करने के लिए। वेरी गुड। और ट्रू एंड फेयर रिव्यू देने की, और बिल्कुल सही है, और यस दिस इज द आंसर। हार्मोनाइजेशन, क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? हार्मोनाइजेशन। देखें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? यूज़र के लिए बनाते हैं, उसका मसला है ना जी। किसके लिए बनाते हैं? यूज़र के लिए। यूज़र ने क्या करना होता है? इन्वेस्ट। ये वन ऑफ द यूज़र है। वैसे यूज़र ने क्या करना होता है जी? वैसे तो यूज़र यही करता है, मैं शेयर होल्डर हूँ किसी कंपनी का, ठीक है, मुझे उसकी CD आई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मैंने पकड़ के कैबिनेट में रख दी, चलो जी ठीक हो गया। एक तो ये काम है ना जी कि जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई और आपने क्या किया, उठा के कैबिनेट में रख दी, ये भी तो ऑब्जेक्टिव ही हुआ ना जी। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? एंटिटी की प्रोग्रेस देखने के लिए जी, और कंपैरिजन करने के लिए। वेरी गुड। और टर्नओवर चेक करने के लिए। ठीक हो गया। लेकिन मैं अगर फ़र्ज़ करें कहूँ कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो डिसीजन मेकिंग है, क्या ख्याल है? सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ गए हैं कि नहीं आ गए? कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो हम क्यों गैदर करते हैं किसी बिजनेस के बारे में? क्योंकि हमने एक डिसीजन लेना होता है। ठीक है, और इसको इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड का यूज़ किया, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक डिसीजन मेकर कौन होता है? नहीं, इकोनॉमिक डिसीजन होता क्या है? क्या डिसीजन, मतलब इकोनॉमिक डिसीजन किस चीज़ पे बेस करके होता है? वो सोचना शुरू कर दो। अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में फ़र्क है। अकाउंटेंट जो होता है ना वो क्या कर रहा था, वो ऐसे ही है जैसे आपकी पल्स नहीं है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। आपने ये काम नहीं करना, आपने क्या करना है? डिसीजन मेकिंग। और आपको पता ही नहीं कि डिसीजन मेकिंग किस बात पे होनी है। इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं ना बेटा, वो कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी पे होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किए? रैशनैलिटी क्या होती है? रैशनल बंदा कौन होता है? लॉजिकल। अकाउंटिंग में लॉजिकल किसको कहते हैं? और यार जो प्रॉफिट और लॉसेस की बेसिस के ऊपर डिसीजन करता है, जो रिस्क और रिवॉर्ड की बेसिस पे डिसीजन करता है, उसको इकोनॉमिक डिसीजन मेकर कहते हैं। और रैशनैलिटी क्या है? अकाउंटिंग में सारी की सारी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो जिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं उसको कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी कहते हैं। रैशनैलिटी क्या है? रैशनैलिटी का मतलब होता है वो डिसीजन जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के ऊपर बेस करके बनाया जाएगा। दैट डिसीजन विल बी कॉल्ड एज रैशनल डिसीजन। ठीक है, तो रैशनल डिसीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी को अपने सामने रखना है, यानी ऐसा डिसीजन जो रिस्क
रिवॉर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में प्रॉफिट या लॉस के ऊपर बेस्ड होता है बेटा, उस डिसीजन को रैशनल डिसीजन कहते हैं। अब वापस आए, IFRS का ऑब्जेक्टिव हार्मोनाइजेशन क्यों है? आपका क्या ख्याल है? जो डिसीजन मेकर हैं, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो सिर्फ एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर है? आजकल तो ग्लोबल विलेज है, ठीक है जी। वो पता नहीं कहाँ पे जो है वो एक आजकल क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्रिप्टो देखे ना, फौरन बताया है, जिसका कोई पता नहीं है किधर है, इसका है वर्चुअल। या फर्ज करें आपने नाइस जानते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, पाकिस्तान में हाउसेस खुले हुए हैं, यहाँ से इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। आपके अपने कंट्री की 3 कंपनीज ऐसी हैं जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, पता है आपको कौन सी हैं? नहीं, OGDCL है, MCB बैंक है और UBL है, ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो उसके यूजर्स जो हैं वो क्रॉस द वर्ल्ड एंड क्रॉस द ग्लोब हैं। तो आपका क्या ख्याल है, वो अकाउंटिंग रेगुलेशंस जो पाकिस्तान में हैं, वो अकाउंटिंग रेगुलेशंस अगर फर्ज करें UK में जो अकाउंटिंग रेगुलेशंस हैं उससे डिफरेंट होंगी तो व्हाट विल हैपन? उसके यूजर्स हो सकते हैं वहाँ पे, नहीं होंगे ना भाई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही बाउंड्रीज के अंदर हो गई ना। तो IFRS को जो बेसिक बनाने का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अगर एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक कंट्री के अंदर बन रही है तो वो सारी दुनिया के अंदर क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। और उसके ऊपर जो इकोनॉमिक डिसीजंस होने हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए अक्रॉस द ग्लोब। उसके लिए जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो थे उनको रिवाज दिया गया, ठीक है जी। और आपको पता है कि पूरी दुनिया से कैपिटल जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान से पूरी दुनिया में कैपिटल जा रहा होता है। अगर आप अपने कल के स्टॉक एक्सचेंज का डाटा उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि या तो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर आया होगा या उसने शेयर सेल करके गया होगा। तो अगर देखें तो उसने अपना डिसीजन किस पे किया होगा? इसे पे किया होगा ना बेटा। अगर वो किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा है तो उसका यही डिसीजन है ना, क्या ख्याल है? और अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, कंपनीज जो बना रही हैं, अगर उसकी अंदर जो रेगुलेशंस यूज़ हो रही हैं वो सिर्फ लोकल हों, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आया उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी वो अंडरस्टैंडेबल होंगी अक्रॉस द ग्लोब? नहीं होगी। अच्छा, ये अकाउंटिंग रेगुलेशंस होती क्या है? अकाउंटिंग रेगुलेशंस क्या बताती हैं हमें? यस, देखें हार्मोनाइजेशन है क्या? हार्मोनाइजेशन ये है कि अगर पाकिस्तान में किसी चीज़ को एसेट कहा जा रहा है ना तो पूरी दुनिया में वो एसेट ही कहलाता है। इसका मतलब है डेफिनेशन ऑफ एसेट सेम होनी चाहिए अक्रॉस द ग्लोब। एसेट क्या है? डेफिनेशन शुड बी द सेम। लायबिलिटी क्या है? डेफिनेशन शुड बी सेम। यही प्रिंसिपल्स हैं। IFRS जो हैं दे आर प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोचेस। कौन से अप्रोचेस है? यानी दे आर बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स। और ये प्रिंसिपल मैंने आपसे पहली बात की है, एसेट की डेफिनेशन प्रिंसिपल है। अगर फर्ज करें एसेट को डिफाइन कर दिया जाए कि ये एसेट है और पूरी दुनिया में अगर एसेट की वही डेफिनेशन फॉलो होगी तो व्हाट विल हैपन? हार्मोनाइजेशन आ गई है कि नहीं आ गई? लायबिलिटी क्या है? देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पता है जी आपको? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड इक्विटी। तो बेटा अगर इनकी डेफिनेशंस अक्रॉस द ग्लोब सही हो जाए, ठीक हो जाए, एक जैसी हो जाए, व्हाट विल हैपन? हार्मोनाइजेशन आई है कि नहीं आई है? चले अगली बात, अगर इसकी रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया सेम हो जाए। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना। रिकॉग्निशन के अंदर 2 कॉन्सेप्ट है, इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है टू इनकॉर्पोरेट, रिकॉर्ड करना। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन, उसके अंदर एडिशन डिलीशन को डिटरमिन करना। अगर ये सेम हो जाए तो देन हार्मोनाइजेशन आ गई कि नहीं आ गई? मेजरमेंट,
कितनी मेजरमेंट बेसिस होती हैं? और कोई हाल नहीं साडा। हिस्टोरिक कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। दीज आर 5 मेजरमेंट बेसिस जिन पे आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मेजर करते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में मेजरमेंट बेस को भी सेम कर दिया जाए तो क्या होगा? वो एसेट, वो लायबिलिटी कहीं भी किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में अगर मेजर हो रहा होगा तो उसी एक बेस में मेजर हो रहा होगा ना जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपने जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। तो अगर ये रूल बना दिया जाए, ये प्रिंसिपल सेट कर दिया जाए कि पूरी दुनिया में ये फाइनेंशियल एसेट ऐसे ही मेजर होगा, क्या ख्याल है? हार्मोनाइजेशन आ जाती है कि नहीं आ जाती है? प्रेजेंटेशन क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना, किसी प्लेस पे दिखाना, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। किसी आइटम को किसी दूसरी आइटम से लेस करके, नॉक ऑफ करके दिखाना या ग्रॉस करके दिखाना, ये प्रेजेंटेशन है। पढ़ के आए हैं आप IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, पढ़ा है ना? वो कहता है गवर्नमेंट ग्रांट आप एसेट की कॉस्ट में से भी लेस कर सकते हैं और उसको डिफर्ड इनकम के तौर पे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन की बेस आपको बताई जा रही है, ठीक है? तो अगर फर्ज करें IAS 20 अक्रॉस द ग्लोब फॉलो हो रहा होगा तो गवर्नमेंट ग्रांट एक जैसे ही प्रेजेंट हो रही होगी ना। डिस्क्लोजर्स यानी उसको, उस आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको दिखाना, जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, उसके डिफरेंट आइटम्स को आप कह लें आइडेंटिफाई करना, ये क्या है? डिस्क्लोजर। क्या डिस्क्लोजर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का? कोई नहीं पता, ठीक है। और ओ भाईजान मैं तो डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूँ, आज मुझे रिकॉग्निशन और मेजरमेंट बता रहे हैं। नहीं यार, ओ भाईजान नहीं। डिस्क्लोजर क्या है? आप बताते हैं कि ये मेरा कौन सी क्लास ऑफ एसेट है, वहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर क्लासेस ऑफ एसेट गिवन है। लैंड इज ए क्लास, बिल्डिंग इज ए क्लास, प्लांट एंड मशीनरी इज ए क्लास, व्हीकल इज ए क्लास, फर्नीचर फिक्सचर इज ए क्लास, एयरक्राफ्ट इज ए क्लास, शिप इज ए क्लास। नहीं पढ़े? फिर आप कहते हैं इसका ओपनिंग कॉस्ट कितनी थी, ड्यूरिंग द ईयर एडिशन डिलीशन कितनी हुई है, क्लोजिंग कॉस्ट कितनी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, क्लोजिंग ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी थी, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी और क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू कितनी थी। इसको कहते हैं डिस्क्लोजर। नहीं समझ आए? पढ़ के नहीं आए? कोई बात नहीं, सीधे हो जाएंगे आप। तो ये जो IFRS है ये क्या करते हैं? हार्मोनाइजेशन क्रिएट करते हैं। IFRS के अंदर बेसिक 6 पैराग्राफ्स होते हैं। कितने पैराग्राफ्स होते हैं? नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ बताता है कि ये स्टैंडर्ड क्या करेगा, किसके बारे में डिस्कस करेगा। डू यू नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट? गवर्नमेंट ग्रांट के स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? और कौन सा पढ़ा आपने? IAS 23 बोरिंग कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई पता नहीं सानू। IAS 33 EPS क्या ऑब्जेक्टिव है? कोई पता नहीं। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी प्लांट, दिस एसेट विल बी डीलिंग विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट and will provide information regarding their recognition, measurement and presentation. IAS 23 borrowing cost object. This IAS will be dealing with borrowing cost. ठीक है जी? And provide information how to recognize the borrowing cost relating to a qualifying asset and borrowing cost other than the qualifying asset. Do you know it? लग नहीं रहा। IAS 20 government grant objective क्या है? This IAS will be dealing with government grant and government assistance. Will provide recognition, measurement and presentation of government grants. ये objective।
पहला पैराग्राफ क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। दूसरा पैराग्राफ स्कोप। क्या पैराग्राफ होता है? स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है कि ये स्टैंडर्ड क्लैरिफाई करता है कि जो इस स्टैंडर्ड के अंदर डेफिनेशन यूज़ हो रही है, हो सकता है उस डेफिनेशन के अंदर जो सारे एसेट्स हैं वो इस IFRS में कवर्ड ना हो। जैसे IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट कह लें, चले गवर्नमेंट ग्रांट, IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट कहता है कि इनडायरेक्ट असिस्टेंस अगर आपको मिलेगी तो दिस स्टैंडर्ड विल नॉट बी डीलिंग विद इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट असिस्टेंस क्या है? आपकी गली बन गई है, आपके घर तक सड़क आ गई है, आपके घर के बाहर बिजली का खंभा लगा दिया, ठीक है जी, आपको 100 कार्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है फौज पाकिस्तान से, ये सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट असिस्टेंस है। गवर्नमेंट ने जो है वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी हैं ताकि आपको सेफ गार्ड मिल जाए, आपकी प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाए, ये क्या है? इनडायरेक्ट असिस्टेंस है। वो कहते हैं मैं इनडायरेक्ट असिस्टेंस को डील नहीं करूँगा। ये भी तो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, एक तरह की गवर्नमेंट असिस्टेंस है ना, इसको डील नहीं करेगा, ठीक है। IS 2 इन्वेंट्री, वो कहता है मैं सारी इन्वेंट्रीज को डील करूंगा, जो स्टॉक ब्रोकर्स है ना उनकी इन्वेंट्री को डील नहीं करूंगा। स्टॉक ब्रोकर कौन होते हैं? जो स्टॉक मार्केट में जिनके पास शेयर्स, तो शेयर्स की इन्वेंट्री को कहता है मैं नहीं डील करूंगा। आई बात हमें क्या नहीं आई? ठीक है, कोई नहीं पढ़ गया है तो कोई हाल नहीं है, परेशान नहीं होना है, मजाक किया है, हाल है तो फ्यूचर भी होगा माजी के बारे में मुझे नहीं पता जी। तो दूसरा पैराग्राफ क्या हुआ? स्कोप। तीसरा पैराग्राफ डेफिनेशन। सबसे पहले बेटा डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। इन्वेंट्री क्या होती है? क्या होती है इन्वेंट्री? कोई हाल नहीं इन्वेंट्री आर एसेट्स। क्या वर्ड यूज हुआ? एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इंक्लूड्स, फिर कहता है इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। बोरिंग कॉस्ट क्या होती है? चले बताएं, पढ़ के आए हैं बोरिंग कॉस्ट। अच्छा, परेशान नहीं कर रहा मैं आपको, सिर्फ मैंने आपको बेटा चूंकि मैंने वाकई आपको स्टैंडर्ड पढ़ा देने, ठीक है ना। आपका शक है कि आपने स्टैंडर्ड पढ़े हुए हैं जी। क्या होती है बोरिंग कॉस्ट? कभी डेफिनेशन से एग्जाम्पल निकलती है, एग्जाम्पल से डेफिनेशन नहीं निकलती। नहीं, फिर गल तो खराब हो गई। ओके, ठीक है, करीब पहुंच गए हैं। बोरिंग कॉस्ट क्या है? ऑल एंसिलरी कॉस्ट incurred in connection with the borrowing of funds is called as borrowing cost। वो कहता है लोन बोरो करने से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट इनकर की है वो क्या है? बोरिंग कॉस्ट है। और क्या होती है? डिस्काउंट, प्रीमियम, इशुएंस कॉस्ट, इंटरेस्ट, ये सारी क्या है? बोरिंग। ये एग्जांपल्स हैं इसकी कि लोन 100 रुपये का लोन था, मैंने 95 पे इशू कर दिया है और आपको कहा जी मैं 100 ही आपको वापस करूंगा, तो 5 रुपये मैंने डिस्काउंट दे दिए, ये भी बोरिंग कॉस्ट है। इस लोन को इशू करने के ऊपर 1 रुपया मेरी कॉस्ट आ गई है, मिले मुझे 94 रुपये क्योंकि 1 रुपया मैंने बैंक को दे दिया है, या जो फैसिलिटेटर था उसको दे दिया है, या जो लीगल एडवाइज़र है उसको दे दिया है, तो वो भी मेरी क्या है? फिर प्रीमियम, मैंने कहा आज 95 रुपये दे दो, कल को 105 रुपये वापस करूंगा, तो ये 100 रुपये से ऊपर, यानी लिया लोन कितने का है? 100 रुपये का, रिसीव कितने किए हैं? 94, 1 रुपया इशुएंस कॉस्ट, 5 रुपये डिस्काउंट, और वापस कितने करूंगा? 105। ये क्या हुआ? प्रीमियम। और फिर क्या कहा कि हर साल 10% इंटरेस्ट भी दिया करूंगा, ये क्या हुआ? बोरिंग कॉस्ट। आई समझ का नहीं है? ठीक है, तो बोरिंग कॉस्ट क्या है? ऑल एंसिलरी कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। अब देखें, ये डेफिनेशन का पैराग्राफ है। फिर इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? वेरी गुड, लेकिन मेन चीज भूल गए हैं, प्रॉपर्टी, लैंड, यस, ठीक है। तो ये बेटा डेफिनेशन जो होता है, इट्स द 3rd पैराग्राफ ऑफ द स्टैंडर्ड।
फोर्थ पैराग्राफ होता है रिकग्निशन, यानी कब किसी आइटम को एज ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड करना है। इनिशियल रिकग्निशन का पैराग्राफ IAS 16 में पढ़ा होगा, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में इनिशियल रिकग्निशन का पैराग्राफ पढ़ा होगा, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट में रिकग्निशन का पैराग्राफ पढ़ा होगा आपने। तो हम कहते हैं रिकग्निशन क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर रिकग्नाइज्ड व्हेन एंड कॉस्ट इज रिलायबली मेजर्ड। ये प्रिंसिपल आ गया ना, नहीं समझ आए? हार्मोनाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही है? फिर सब्सीक्वेंट रिकग्निशन क्या होती है? नहीं, एडिशन, कि अगर आपने इसके ऊपर कोई एडिशनल एक्सपेंस इनकर किया है तो वेदर दैट विल बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट और इट विल बी एक्सपेंस्ड आउट, ये है। और उसका क्राइटेरिया आपको गिवन है। हार्मोनाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही है? मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होनी है? कॉस्ट, सब्सीक्वेंट कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। प्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो होते हैं वो नॉन करंट एसेट्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। डिस्क्लोजर्स अभी बताया आपको, कितने पैराग्राफ हो गए? 5। डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन का एक ही होता है। तो किसी स्टैंडर्ड के फिर कितने पैराग्राफ हुए? ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन, रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। हर स्टैंडर्ड के यही पैराग्राफ होते हैं। मास वाई IAS 1 के जिसके अंदर रिकग्निशन और मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डील नहीं कर रहा, वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन को डील कर रहा है। तो IFRS बेसिकली हार्मोनाइजेशन क्रिएट करते हैं। और मैंने आपको दिखा दिया कि जब वो एक एरिया से रिलेटेड आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता क्या है, ठीक है जी, फिर रिकग्निशन क्या है, मेजरमेंट क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, डिस्क्लोजर क्या है। तो बेटा अगर IAS 16 ही पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा तो व्हाट विल हैपन? इन्वेंट्री हार्मोनाइजेशन हो गई ना। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो IFRS का या IFRS को बनाने का है वो है हार्मोनाइजेशन, ठीक है जी। अब ज़ाहिर है कि हार्मोनाइजेशन अगर अचीव करनी है तो वो ओवरनाइट तो नहीं हो सकती है। 200 कुछ मुल्क हैं, क्या ख्याल है? और हर एक में अपना अपना हुक्मरान है, उसकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। तो अभी भी ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है। गैप्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। तो अभी ये अचीव नहीं हुआ, बट ऑब्जेक्टिव इसके पीछे यही था, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि बेसिकली दिस आइडिया वाज कंसीव्ड इन 1973। 1973 में ये आइडिया कंसीव किया गया। उस वक्त हम पाकिस्तान में कुछ और ही कर रहे थे, ठीक है जी। लेकिन दुनिया जो थी वो अकाउंटिंग रेगुलेशंस बनाने की बात कर रहे थे। तो इस वक्त जो बॉडी फॉर्मुलेट की गई उसका नाम रखा गया IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है जी। और इसको ये टास्क दिया गया कि भाईजान आपने ये काम करना है। और उस वक्त जो दुनिया की डेवलप्ड नेशंस थी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, UK, ठीक है जी, जापान, अमेरिका भाईजान, कनाडा, क्या नाम है इसका, इटली के साथ जो लगता है स्पेन, यस, ठीक है जी। ये उस वक्त की डेवलप्ड नेशंस थी। तो उन्होंने एक बॉडी फॉर्मुलेट की और उसको कहा गया कि जनाब आपने ये काम करना है। इसने अपने नीचे 2 नई बॉडीज़ बनाई जो कि इसको फैसिलिटेट करती थी। इसका नाम SAC रखा गया और दूसरे का नाम SIC रखा गया, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, और SAC इज स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है जी। और इनको ये टास्क दिया गया, यानी इसके नीचे इनको ये टास्क दिया गया कि जनाब आपने IFRS की डेवलपमेंट करनी है। उस वक्त वर्ड IFRS यूज़ नहीं होता था, IAS यूज़ होता था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है जी। तो SAC जो था वो एक तरह का ब्रिज था बिटवीन द यूजर्स ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और
डेवलपर, यानी इसके ये एक ब्रिज का काम करता था, यानी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो लेता था यूज़र से और वो आगे इसको कन्वे करता था और ये उसके ऊपर अकाउंटिंग रेगुलेशंस डेवलप करती थी। इसका काम ये था कि अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश हो गया है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो ये उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन पब्लिश करता था। जैसे आपके कोर्स में भी एक SIC है और वो SIC 32 है, विच डील्स विद वेबसाइट कि वेदर वेबसाइट कैन बी एन इंटेंजिबल एसेट और नॉट। ऑल्दो कि IAS 38 जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स को डील करता है, बट IAS 38 क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि कौन सी वेबसाइट जो है वो इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आ जाएगी। तो उसके ऊपर फिर SIC 32 पब्लिश हुई विच डील्स विद वेबसाइट। तो ये जो काम था ना, इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 तक ये काम किया और उस वक़्त तक 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश हुए। वो आखिरी स्टैंडर्ड भी आपके कोर्स में है, एग्रीकल्चर। और ये जो SIC थी इसने ये 32 SICs पब्लिश की, यानी इसके अलावा 31 और थी, बट वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है जी। 2001 में एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ, तो दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर थी यानी अमेरिका पाजन, उसने भी इसके साथ हाथ मिला लिया। पहले उसने दूर दूर से ऐसे ऐसे कर रहा था, फिर जाके मिला लिया। और व्हाट हैपेंड, क्यों मिलाया, उसकी वजह ये थी, एनरॉन जानते हैं क्या है? एनरॉन दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है। एनरॉन इंटरनेट पर लिख के पढ़ना जरूर है आपने कि एनरॉन में क्या हुआ था। यू आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स। ठीक है जी, पढ़ेंगे एनरॉन। ठीक है जी। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी साथ लेकर डूब गया था जिसने उसकी रिपोर्ट इशू की थी। ठीक है। तो जब इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैम आया तो देन अमेरिका पाजन के लोगों ने बैठ के सोचा कि हुआ क्या है। तो देन दे केम टू नो कि हमारे जो गैप्स हैं और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनमें एक बेसिक डिफरेंस है कि गैप्स जो है वो रूल बेस्ड है। जैसे यूके का लॉ नहीं है जिसको एक तरह का लॉ ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये हुआ है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने फैसला किया है, आइंदा जब भी ऐसे होगा ये फैसला हो गया, इसको लॉ ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। यूएस के गैप्स भी ऐसे ही हैं, यानी वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसकी ये अकाउंटिंग है, वेबसाइट की ये अकाउंटिंग, फलाने की ये अकाउंटिंग, टमकाने की ये। एक इंटेंजिबल एसेट के ऊपर भी 5-6 गाइडलाइंस हुई हैं, हर एक एरिया से अलग-अलग गाइडलाइन है। यूएस गैप्स आर सो मेनी, एक एक एरिया के ऊपर कई गैप्स हैं। वजह क्या है? सिचुएशन आई उसके ऊपर रेगुलेशन दे दी, सिचुएशन आई रेगुलेशन दे दी, सिचुएशन आई रेगुलेशन दे दी। आईएस ऐसे नहीं है। आईएस डील्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेफिनेशन दे दी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। क्या होते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस एंड देयर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। अब आपको लैंड के ऊपर अलग रेगुलेशन देने की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग के ऊपर अलग रेगुलेशन देने की जरूरत नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर अलग रेगुलेशन देने की जरूरत नहीं है। IAS 38 deals with intangible assets. What is intangible asset? Intangible assets are identifiable, non-monetary, without physical substance assets. That's it. अब उसको अलहदा स्टैंडर्ड पब्लिश, अलहदा गाइडलाइन देने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब वेबसाइट के ऊपर ये होगा, जनाब ये सॉफ्टवेयर के ऊपर ये होगा, आईटी से रिलेटेड ये होगा, फलाने के ऊपर ये होगा, कोई देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या था? ये है प्रिंसिपल बेस्ड। क्या वर्ड यूज़ किया? यानी यहाँ प्रिंसिपल्स हैं, ये डेफिनेशंस, ये रिकग्निशन मेजरमेंट क्राइटेरियाज, ये प्रिंसिपल्स हैं एंड दैट्स इट। जब भी कोई सिचुएशन अराइज होगी इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करके, और फिर ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं फ्रेमवर्क, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का एक फ्रेमवर्क है। पढ़ा है आप लोगों ने? ये फ्रेमवर्क है
यानी जो भी स्टैंडर्ड डेवलप होता है वो बेसिकली इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली डेवलप होता है। और फ्रेमवर्क क्या है? इज ए सेट ऑफ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स। ये थ्योरेटिकल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर ये सारे स्टैंडर्ड्स बेस्ड कर रहे हैं। तो देन जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने 2001 में कहा कि हम भी आपके साथ हैंडशेक करते हैं। और फिर ये अमेरिका का शहर है, रियासत है नोवॉक, इसके अंदर ये एक एग्रीमेंट हुआ एंड अकॉर्डिंगली ये जो ISC थी इसको एक और ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया गया जिसका नाम पहले तो ISC फाउंडेशन ISC फाउंडेशन रखा गया, आजकल इसका नाम IFRS फाउंडेशन है। इसके नीचे एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और फिर ये जो दो बॉडीज थी उसको उठा के इसके नीचे दे दिया गया, एक का नाम रखा गया IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी और दूसरे का नाम रखा गया IFRS एडवाइजरी काउंसिल। और जब ये बॉडी बनी तो इसने अपनी पहली मीटिंग के अंदर ये रिजॉल्व किया कि जितने भी IAS इशू हो चुके हुए हैं दे विल बी नेम्ड एज दैट वाज, यानी इनके साथ IAS का वर्ड ही यूज़ होगा। बट ऑनवर्ड उन्होंने कहा कि जो हम स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे देयर नेम विल बी IFRS। तो अब जब हम वर्ड IFRS यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स IAS, दैट मीन्स SICs, दैट मीन्स IFRS, दैट मीन्स IFRICs। ये सारी जो डॉक्यूमेंट, चार के चार डॉक्यूमेंट हैं, इनके लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है और वो क्या है? IFRS। ठीक है जी। IFRIC जो है जब ये बॉडी बन गई तो ये जो गाइडलाइन या इंटरप्रिटेशन पब्लिश कर रही है उसको हम IFRICs कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटीज गाइडलाइंस कहते हैं इसको। ठीक है जी। आपके कोर्स में भी IFRIC 1 है जो आपने पढ़नी है। लेकिन अब वापस आते हैं, अब ये जो IFRS फाउंडेशन बन गई इसके नीचे ये सारा, ये आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है कि ये करते क्या हैं, कैसे करते हैं, दैट्स इट। IFRS बनाने का प्रोसेस क्या है ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कि नहीं? आई डोंट नो, आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है। बट इसका एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो IFRS जो है सबसे पहले उसके ऊपर जो है एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको कहते हैं दैट नेम इज़ डिस्कशन पेपर। फिर एक ED बनता है, ED के बाद जो है वो एक IFRS बनता है। यानी बेसिकली सबसे पहले इशू अराइज होता है, उसके ऊपर डिस्कशन पेपर बनता है, डिस्कशन पेपर के बाद ED बनता है, एक्सपोजर ड्राफ्ट और फाइनली IFRS बन जाता है। यहाँ से जो चीज़ लेके आगे गुजरनी है वो है मटीरियलिटी। आपको पता है मटीरियलिटी क्या होती है? बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है जो आपके इकोनॉमिक डिसीजन को हिट करती है उसको मटेरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर? और जज कैसे करते हैं कि अगर वो इंफॉर्मेशन जो है वो ओमिट कर दी जाए, क्या कर दी जाए? ओमिट में 2 T होते हैं कि एक होता है? अगर ओमिट कर दी जाए या मिसस्टेट कर दी जाए। ओमिट का मतलब क्या है? शामिल ही ना करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मिसस्टेट का मतलब क्या है? गलत कर दें। और तीसरी बात है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या होता है? डूबियस। ऐसे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें कई मतलब निकलना शुरू हो जाए। जैसे हमारे कोर्ट्स के फैसले नहीं होते, जो मर्जी फैसला अपना निकाल लो, डिसीजन, ठीक है ना? ऑब्सक्योर। तो इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी मटेरियल इफ इट इज ओमिटेड, फिर मिसस्टेटेड और ऑब्सक्योर एंड अफेक्ट द जजमेंट ऑफ द यूजर और इकोनॉमिक डिसीजन, दैट इंफॉर्मेशन विल बी कॉल्ड एज। यहाँ आपको ये बताने की जरूरत क्यों थी? इसलिए बेटा कि याद रखना है IFRS आर ओनली एप्लीकेबल ऑन मटीरियल इंफॉर्मेशन। IFRS हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? यानी पहले इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मटीरियल है या इमटीरियल है, और फिर सिर्फ मटीरियल इंफॉर्मेशन के ऊपर जो होंगे वो IFRS अप्लाई होंगे। कैन यू गिव मी द एग्जांपल?
जो आपने कोई स्टैंडर्ड पढ़ा और उसके अंदर IFRS ने कहा होगा नहीं नहीं एनू रहन दो, पढ़ के आए हैं आप? IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं पढ़ा? उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेशन नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? वो कहता है अगर एक से ज्यादा एसेट है विच हैव ए सिमिलर नेचर एंड इंडिविजुअली इमटेरियल, दे कैन बी एग्रीगेटेड टुगेदर एंड रिकॉग्नाइज्ड एज ए सिंगल एसेट। जैसे टूल्स, डाइज, जिग्स, कोई नहीं पढ़ा है? उन्हें याद आ गया। एक और भी इमटेरियलिटी का वहीं पे कॉन्सेप्ट गिवन था, डिसएग्रीगेशन भी था। एक एग्रीगेशन था, एक डिसएग्रीगेशन भी था। नहीं, सोचें, सवाल करके आए हैं आप, बड़े मशहूर सवाल हैं उसके। अगर एक ही एसेट है और उसके मटेरियल पार्ट्स हैं which have different use for life and different economic benefits, so that asset will be recognized in its parts। खुदा के बंदो, जैसे एयरक्राफ्ट की एग्जांपल आपने पढ़ी होगी, शिप की एग्जांपल पढ़ी होगी, जनरेटर की एग्जांपल पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी? तो वहाँ ये मटीरियलिटी ही तो अप्लाई हो रहा था। क्या पढ़ के आए हैं? ध्यान नहीं किया आप लोग? रट्टे लगाए हुए हैं स्टैंडर्ड्स के, ठीक है? तो IFRS किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? मटीरियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। दैट्स वाई डिसएग्रीगेशन इज देयर, दैट्स वाई एग्रीगेशन इज देयर। तो जब भी IFRS को अप्लाई करने जाना है, क्या करना है? ओ भाई क्या करना है? देखना है इंफॉर्मेशन मटीरियल है। अच्छा, इंफॉर्मेशन जो मटीरियल होती है वो दो तरह से होती है। किस किस तरह से होती है? एक होती है इंफॉर्मेशन जो नेचर से मटीरियल होती है, और एक इंफॉर्मेशन इसलिए मटीरियल होता है कि उसका मॉनेटरी इंपैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपकी जो रिलेटेड पार्टी है, आपकी जो पेरेंट है या सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप ही मटीरियल है। आपके डायरेक्टर और कंपनी का रिलेशनशिप ही मटीरियल है। दैट्स वाई कि जो डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलहदा डिस्क्लोज होती है, क्योंकि वो मटीरियल इंफॉर्मेशन। बेशक उसको 10 रुपए क्यों नहीं दिए, इररिलेवेंट है कि कितने पैसे दिए, वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। पेरेंट ने सब्सिडरी के साथ ट्रांजैक्शन की है, कितनी ही कम अमाउंट क्यों ना हो, यू हैव टू डिस्क्लोज इट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इवन if there is no value placed on that information, that you can say transaction, that has to be disclosed in the financial statement separately। क्यों? कि ये relationship material है, ठीक है? और sometime क्या होता है, उस information का monetary impact material होता है, कि अगर किसी asset को expense कर दिया जाए और profit आपका क्या हो। लेकिन आपने IS 16 में शायद पढ़ी होगी एग्जाम्पल, कि अगर बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन को मीट कर जाती हैं, बट वो एज ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकग्नाइज नहीं होती हैं। जैसे ऑफिस सप्लाईज होती हैं, स्टेपलर, टेलीफोन सेट, मोबाइल सेट्स, क्यों रिकग्नाइज नहीं होते हैं एज ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? कीमत थोड़ी होती है। अगर एक्सपेंस कर भी दिया जाए तो फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। So although they satisfy the definition of property, plant and equipment, even then they are expensed out. Why? Their material, their impact on the financial statement is immaterial. समझ आ रही है? और फिर अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चार्टर्ड अकाउंट ऑडिटर बनने जा रहे हैं अब, और ऑडिटर जो है वो क्या ओपिनियन दे रहा होता है। पढ़िए कभी ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्यों आए हैं इस प्रोफेशन में। ऑर्डर क्या कहता है? अपनी रिपोर्ट में ऑर्डर कहता है कि मैंने देख लिया है, उर्दू में बता रहा हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे आ रही है ना, नीचे भी यही है। यानी मैंने अंडरलाइन किताबें देख ली हैं, उनके अंडरलाइन वाउचर्स भी देख लिए हैं, यही है। और साथ क्या कहता है कि ये मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं है। तो कहाँ क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है?
ओ खुदा के बंदो, दिस इज मटीरियलिटी, सो मच इम्पोर्टेंट। और मटीरियलिटी को हमेशा सरकमस्टांसेस से जज करते हैं। किससे जज करते हैं? यानी ये अमाउंट मटीरियल है कि नहीं है, ये नेचर मटीरियल है कि नहीं है। आपने यानी जिस सरकमस्टांसेस में वो इंफॉर्मेशन जा रही है उसमें देखना है कि जजमेंट ऑफ द यूज़र इफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। चलें एग्जांपल देता हूँ। आपने रेशोज पढ़ी, करंट रेशो के बारे में क्या पढ़ा कि 1.5 से 1 होनी चाहिए। लिक्विड रेशो के बारे में क्या पढ़ा? 1 होनी चाहिए। अब मैं फ़र्ज़ करें एग्जांपल देता हूँ कि अगर 1 से नीचे चली जाए रेशो करंट तो क्या होगा? क्या पढ़ा था आप लोगों ने? रिस्क बढ़ जाएगा, यही पढ़ा है ना। अब फ़र्ज़ करें मैं एक बड़ी छोटी अमाउंट जो है वो नॉन करंट एसेट से करंट एसेट में उठा के डाल देता हूँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये आता है कि करंट एसेट स्लाइटली करंट लायबिलिटी से बढ़ जाते हैं। आल दो कि आपने फ़र्ज़ करें मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया और वो 30,000 है और मैंने 5,000 रुपये जो है वो नॉन करंट से उठा के करंट में डाल दिए, लेकिन उससे हुआ क्या? रेशो इफेक्ट हो गई है। तो क्या होगा फिर? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है 30,000 ओवरऑल मटेरियल हो, लेकिन यहाँ कितना मटेरियल हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियलिटी जो होती है ना बेटा, ये सर्कमस्टांसेस से रिलेट कर रही होती है। यानी आपने किसी भी इंफॉर्मेशन की मटेरियलिटी या इममटेरियलिटी को किसके साथ रिलेट करना, ये इंफॉर्मेशन किन सर्कमस्टांसेस में आप अपने यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ कर नहीं आए? ओके जी। फिर बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो एप्लीकेशन ऑफ IFRS से रिलेटेड है जो आपने याद रखनी है। देखिए IFRS जो है वो हमेशा आपने जब अप्लाई करना है तो लोकल रेगुलेशन से कंपेयर कर लेना है। अगर फ़र्ज़ करें कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए लोकल रेगुलेशंस में और IFRS में, तो विच शुड प्रिवेल? लोकल रेगुलेशन शुड प्रिवेल। वरना पाए ना आपका रेगुलेटर आ जाएगा डंडा लेकर। तो जब IFRS को अप्लाई करने जाना तो क्या करना है? जहाँ भी लोकल रेगुलेशन और IFRS के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आएगी तो क्या करेंगे? लोकल रेगुलेशन को प्रेफरेंस दे देंगे। IFRS जो हैं वो नॉर्मली अप्लाई होंगे प्रोस्पेक्टिवली। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन एंड रेट्रोस्पेक्टिव? यस, अनलेस कि कोई IFRS स्पेसिफिकली रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन रिक्वायर करे, नॉर्मली IFRS क्या होते हैं? प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होते हैं। आई बात समझ के नहीं है? एप्लीकेशन के हवाले से ये दो बातें आपने याद रखनी है। कोई बात समझ आई कि नहीं आई? मुश्किल बातें तो नहीं? कोई मुश्किल बात की हो जो आपको समझ ना आई हो बता दें। मुश्किल लग रहा है आपको? आसास शक्ल से लग रहा है, थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं। ठीक है, लें जी कोई इन्फॉर्मेशन बेटा जो ना क्लियर हुई। आज मैंने सिर्फ थोड़ा सा बेस बनाया कि आपको मेरी बातें समझ आनी शुरू हो जाए। ठीक है जी, आगे चले, है ना टाइम हमारे पास थोड़ा सा? ओके अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं। और अब अगली बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और वो ये कि जो IFRS हैं बेसिकली जब इनको समझना है तो यू शुड बी कीप इन माइंड कि ये बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है। क्या वर्ड यूज़ किया है? आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? IFRS जो हैं उनको पढ़ते हुए किस बात का ख्याल रखना है कि ये बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बेस करते हैं। व्हाट्स दिस बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग? नहीं, पढ़ा हुआ है? यस, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग ये है कि बेसिकली 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है ना? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड इक्विटी जानते हैं आप, लेकिन इसमें सिर्फ जो एसेट्स और लायबिलिटीज है ना उनकी अपनी डेफिनेशंस हैं। इनकम्स, एक्सपेंसेस और इक्विटी की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। दे आर रिकग्नाइज्ड, मेजर्ड
एंड प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सोचा कभी आपने? अगर नहीं सोचा तो सोच लें, क्योंकि IFRS आपको तभी समझ आने हैं अगर ये अप्रोच आपको समझ आनी है तो। आपने कभी देखा है कि इनकम के साथ दूसरा एस्पेक्ट कौन सा आ रहा होता है? कैश, बैंक, डेटर। एक्सपेंस के साथ दूसरा कौन सा आ रहा होता है? समझ आई? ठीक है, तो बेसिकली इनकम एक्सपेंसेस बजाते खुद कोई चीज़ें नहीं होती बेटा, ये आपको टेंशन से बचाने के लिए। यानी आपकी जेब से 10 रुपये निकल जाएं तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि मैंने इसकी एक टॉफ़ी लेके खा ली है तो यू विल बी हैप्पी कि ये मैंने अपने ऊपर ही लगाए हैं। ठीक है, इसी तरह बिजनेस के ऊपर है कि बिजनेस के नेट एसेट्स बढ़ रहे हैं या नेट एसेट कम हो रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन के साथ क्या हो रहा है? नेट एसेट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। प्रॉफिट क्या होता है? हम कब कहते हैं कि इस कंपनी ने प्रॉफिट अर्न कर लिया है? जब उसके नेट एसेट्स बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं प्रॉफिट अर्न कर लिया है। जब उसके नेट एसेट्स कम हो जाते हैं तो हम कहते हैं लॉस हो गया। ऐसे नहीं है वो बेटा। प्रॉफिट का मतलब क्या है कि पूरे साल की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर क्या हुआ, साल के आखिर पे नेट एसेट्स बढ़ गए हैं, तभी तो इक्विटी का बैलेंस बढ़ गया ना। वो खुदा के बंदो, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। अगर ओपनिंग इक्विटी से क्लोजिंग इक्विटी बढ़ गई है तो इसका मतलब नेट एसेट बढ़ गए हैं, मतलब प्रॉफिट हुआ है। और अगर नेट एसेट कम हो गए हैं, बात समझ कोई नहीं आई आप लोग? ओ भाई, इनकम बताते खुद। इनकम क्या होती है? क्या डेफिनेशन है इनकम की? कोई पता नहीं है। ले जनाब, फिर आपको ये बातें भी बता ही दें जी। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है और इक्विटी क्या होता है। और उसमें मैं बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्यों कह रहा हूँ। एसेट क्या होता है? रिसोर्स होता है। रिसोर्स किसको कहते हैं? असासा किसको कहते हैं? यस, एसेट वो है जो आपके लिए काम करता है। ठीक है ना? एसेट वो है जो आपके लिए काम करता है, जो आपके लिए बेनिफिट जनरेट करेगा फ्यूचर में। ठीक है जी। और वो क्या होना चाहिए? एंटिटी के कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नहीं यार, राइट टू गेट बेनिफिट उसके पास। यानी आपका ये एसेट तब है जब आपके पास राइट टू गेट बेनिफिट है। ठीक है ना? ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। IFRS जो है जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है उसको सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इकोनॉमिक रियलिटी इज इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक रियलिटी इज इंपॉर्टेंट। एसेट वो है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, यानी जिससे आप बेनिफिट ड्राइव करने का राइट आपके पास है। ओनरशिप हो सकता है आपके पास। इंशाल्लाह आप लीज पढ़ेंगे। लीज में डेफिनेशन ऑफ लीज क्या है, या लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता क्या है कि एक बंदे के पास ओनरशिप होती है, वो उसका राइट ऑफ यूज दूसरी पार्टी को दे देता है। तो एसेट किसका है? जिसके पास राइट ऑफ यूज है, क्योंकि कंट्रोल उसके पास है। ठीक है? तो एसेट क्या है? रिसोर्स है जिसका एंटिटी के पास कंट्रोल है, और एसेट जो है वो पास्ट इवेंट से जनरेट होता है। एसेट कभी फ्यूचर से नहीं आता, वरना तो आप भी बिलियनर ही होंगे। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह होगा ना, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। और फिर एसेट वो है बेटा जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड होने चाहिए। 4 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं: रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल एंड सर्टन। अगर किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस लेस देन 5% हो वो रिमोट है। अगर मोर देन इक्वल टू 5% हो बट लेस देन इक्वल टू 50% हो तो वो पॉसिबल है। अगर किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस मोर देन 50% हो, लेस देन 95% हो तो वो प्रोबेबल है।
और अगर मोर देन 95% हो तो वो सर्टन है। यहाँ वर्ड क्या यूज हो रहा है, एक्सपेक्टेड, यानी प्रोबेबल है, यानी ये एसेट मुझे बेनिफिट देगा, उसके चांसेस क्या होने चाहिए, प्रोबेबल, यानी मोर देन, यानी ये एसेट मुझे बेनिफिट जनरेट करेगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू कि ये मुझे बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करे। ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है। इसी तरह जो लायबिलिटी है ये क्या होती है, प्रेजेंट क्या होता है, क्या होता है प्रेजेंट, हाल, यानी करंट, आज मेरी ये लायबिलिटी है, ये कहना है, यानी जिस टाइम पे मैं बात कर रहा हूं, टुडे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज माय ऑब्लिगेशन। और करंट या प्रेजेंट कब होती है ऑब्लिगेशन, या तो वो सर्टन हो या आपकी लायबिलिटी बनने के चांसेस प्रोबेबल हो, यानी आपका लॉयर कहता है कि आपको इस केस में पेनल्टी चार्ज हो जाएगी, इसके चांसेस मोर देन 50% है, कोर्ट का फैसला नहीं आया है बट ये प्रेजेंट है, ठीक है। या क्रेडिटर है, आपने उससे चीजें ली हुई हैं, वो सर्टन है, उसको पैसे वापस करने, बैंक लोन है, सर्टन है, बात ही खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब आप करंटली लायबल होते हैं, और करंटली लायबल कब होते हैं, या प्रोबेबल हो के आपकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी, या सर्टन हो के आपकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी। और फिर ये आपकी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। ये ऑब्लिगेशन क्या होती है, जिम्मेदारी, जिससे जान ना छुड़ाई जा सकती हो। और अगर इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करें तो नो रीजनेबल एक्सक्यूज टू अवॉइड, आपके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है टू अवॉइड। रीजनेबल एक्सक्यूज का मतलब ये है कि अगर आप इसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके तलक़ात खराब हो जाएंगे। वो ऑब्लिगेशन नहीं है जिसकी पेमेंट भी ना करें और तलक़ात भी सही रहें। और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म है। लीगल ऑब्लिगेशन भी आपकी ऑब्लिगेशन है और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी आपकी ऑब्लिगेशन है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन किससे राइज होती है, जब अब कोई पास्ट प्रैक्टिस है, पब्लिश्ड पॉलिसी है, करंट अनाउंसमेंट है, उसकी वजह से भी अगर आपकी कोई ऑब्लिगेशन है तो वो भी बेटा आपकी ऑब्लिगेशन है, आल्दो कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता। तो लीगल भी ऑब्लिगेशन है और कंस्ट्रक्टिव भी ऑब्लिगेशन है। और फिर ये भी बेटा पास्ट इवेंट से जनरेट होती है। किससे जनरेट होती है, मानी ऑब्लिगेशन के लिए क्या होना चाहिए, पास्ट इवेंट होना चाहिए। भाई क्रेडिटर क्यों मेरी ऑब्लिगेशन, मैंने गुड्स परचेज किए थे, कोर्ट में मेरे खिलाफ केस क्यों है, कोई किया होगा ना, कोई हरकत की होगी ना आपने, तो तभी तो वो कोर्ट में गया ना, ठीक है। भाई आपने कोई पॉलिसी पब्लिश की होगी ना पास्ट में, आपने कोई बिहेवियर पास्ट में शो किया होगा ना, पास्ट प्रैक्टिस होगी ना आपकी, तभी ये ऑब्लिगेशन आपकी आई है ना। और फिर इसमें भी क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड होना चाहिए, यानी मोर देन 50% चांस है कि आपके रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे टू सेटल द ऑब्लिगेशन, यानी किसी और से रिक्वायर्ड नहीं है पेमेंट, किससे रिक्वायर्ड है, यू, आपसे रिक्वायर्ड है। तो अगर ये चारों कंडीशन मीट हो जाएं तो ये क्या होती है, और अगर कोई एक भी मिस होगी ना, ये निकल जाएगी यहाँ से। इसका मतलब ये होगा कि बड़ा ज़रूरी है बेटा इसको जानना। अब इक्विटी क्या होती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो बेटा इसके अंदर अगर देखें तो डेफिनेशन किसकी यूज हो रही है, एसेट की, या तो फिर ये क्या है, बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ। अच्छा, इनकम क्या है, तो क्या चीज रिकॉग्नाइज या मेजर होगी फिर, एक्सपेंस क्या है, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो रिकग्निशन और मेजरमेंट होती है ना, वो किसकी होती है, एसेट या लायबिलिटी। इसको कहते हैं बेटा बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। इसी को मैंने यहाँ कहा था कि अगर क्लोजिंग नेट एसेट्स बढ़ गए हैं तो ये आपका प्रॉफिट है, और क्लोजिंग नेट एसेट्स कम हो, देखना ओवरऑल क्या हो रहा है। अगर नेट बेसिस पे
देखें साल के आखिर पे तो नेट एसेट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, इनकम ज़्यादा आई होगी ना एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस, तभी तो नेट एसेट्स बढ़ गए हैं ना। यानी प्रॉफिट जो आप वर्ड यूज़ करते होते हैं दैट मीन्स नथिंग। प्रॉफिट बेसिकली जो दूसरी साइड पे आपके नेट एसेट्स बढ़ गए हैं, आपका कैश बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गए हैं, डेटर्स बढ़ गए हैं, या नॉन करंट एसेट्स में कोई इंक्रीज आ गई, बेसिकली प्रॉफिट इज इन्वेस्टेड ओवर देयर, प्रॉफिट वहाँ है। इसको कहते हैं बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। और बहुत सारे लोगों को जो IFRS समझ नहीं आते हैं वो इसीलिए समझ नहीं आते हैं कि वो इस कॉन्सेप्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। कभी आपने डिफाइन किया है रेवेन्यू या रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द नहीं रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। क्या वर्ड यूज करते हैं? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। यानी बिजनेस की जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है उससे जो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ क्या हुआ है, रिसोर्सेज। यानी अगेन रेवेन्यू बजाते खुद कोई चीज नहीं है, क्या है? रिसोर्सेज, एसेट्स। उन समझ आई है? लग रहा है कि समझ आ रही है आप? टाइम है हमारे पास और? ठीक है ना? बताएं जी, यहाँ तक कोई चीज़ समझ आई है? अभी मैंने कोई टॉपिक शुरू नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ आपके साथ बातें जाते कर रहे हैं। कोई बातें समझ आई हैं? मुश्किल है कि समझ आ रही है? यानी इस तरह से पढ़ लेंगे? ज़रा मुश्किल लगता है लोगों को इस तरह से पढ़ना कंसेप्चुअली। चलें जी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म हो गया, रैशनैलिटी हो गया। चैलेंज आगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्रूवल क्या होता है? IFRS जो है मास वाई IS 7 जो कैश फ्लो का स्टैंडर्ड है, सारे के सारे IFRS जो है वो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग को प्रमोट करते हैं। और अक्रूवल बेस अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट जो है उसके अंदर किसी एसेट या लायबिलिटी को रिकग्नाइज कर लेते हैं, या उससे रिलेटेड किसी इनकम या एक्सपेंस को रिकग्नाइज कर लेते हैं ऑन द डेट ऑफ इट्स अकरेंस एंड नॉट अकॉर्डिंग टू इट्स रिसीट और पेमेंट। यानी बेसिकली जो IFRS अकाउंटिंग है वो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग है, ठीक है। यानी हम किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट जो है इसको रिकग्निशन दे देते हैं ऑन द डेट ऑफ इट्स अकरेंस, उसकी अकरेंस डेट के ऊपर। यानी फर्ज करें अगर मैंने कोई सेल क्रेडिट पे कर दी है, मैंने कोई परचेज क्रेडिट पे कर ली है, तो मैं उस ट्रांजैक्शन या इवेंट को क्या करूँगा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बना देता हूँ। यानी अगर किसी एसेट के ऊपर मेरा कंट्रोल आ गया है और मैंने उसकी पेमेंट अभी नहीं भी की है तो वो मेरा एसेट है। अगर मैंने कोई लायबिलिटी इनकर कर दी है, ठीक है जी, और लेट से मैंने उसकी पेमेंट नहीं की है तो मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आज कैश ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। इन द सेम वे एक्सपेंस और इनकम, चूँकि इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होते हैं, तो अगर मैंने कोई इनकम अर्न कर ली है बट उसकी रिसीट नहीं आई, कोई बात नहीं, मेरा राइट टू रिसीव तो एस्टेब्लिश हो गया ना। अगर मैंने कोई एक्सपेंस इनकर कर दी है लेकिन मैंने पेमेंट नहीं की है तो मैंने वो ऑब्लिगेशन टू पे तो इनकर कर दी है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को अक्रूवल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कहते हैं, और IFRS जो है वो अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? कोई नहीं आ रहा? ले जी आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मैचिंग है। जी बताएं मैचिंग क्या होता है? एक तो सुबह सुबह आप खुद करके आते हैं ना, उसकी बात नहीं हो रही। ना यार, यस बहुत सारे लोग जो हैं उनको बेटा ये जो सिलेबस आपका क्लियर नहीं होता, पर्टिकुलरली IS 12 इनकम टैक्सेस, वो इसीलिए क्लियर नहीं होता और लोग रट्टे लगा रहे हैं। पूरी मार्केट में सारे लोग, पढ़ाने वाले भी रट्टे लगवा रहे हैं, पढ़ने वाले भी रट्टे लगा रहे हैं। वजह क्या है?
कंसेप्ट असी याद ही नहीं करना, पढ़ना ही नहीं, हमें पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है ना। मैचिंग क्या है कि अगर मैंने कोई इनकम रिकॉर्ड की है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी मैंने सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना है। आपने IAS 2 नहीं पढ़ा, इन्वेंट्री क्या कहता है? कहता है जिस पीरियड में आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे रिलेटिंग टू द इन्वेंट्री, सेम पीरियड में इन्वेंट्री को एक्सपेंस भी करेंगे। कोई नहीं याद ना उन की पढ़ गया है। IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट क्यों कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट को डिफर करके उसको अमोर्टाइज करो? क्यों कहता है? नहीं, डेफर अमोर्टाइजेशन का प्रिंसिपल क्या देता है? जैसे अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है तो वो कहता है इसको इसी पैटर्न में अमोर्टाइज करो जिस पैटर्न में एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि उस एसेट से रिलेटेड ग्रांट है ना बेटा, तो मैचिंग करो ना। और अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है तो कहता है जिस तरह से एक्सपेंसेस का पैटर्न है उसी तरह गवर्नमेंट ग्रांट की अमोर्टाइजेशन का। हाथ दोगी की पड़ गया है यार, तो पता ही नहीं की पड़ गया आगे। मैचिंग डेप्रिसिएशन मैचिंग मैचिंग नहीं है तो मैचिंग IFRS जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बेस्ड है, और पर्टिकुलरली IAS 12 आपके कोर्स में है। और बेटा ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है, बल्कि 99% का बुरा हाल है, रट्टे लगा रहे होते हैं लोग। कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या है कि अगर मैंने आज इनकम रिकॉर्ड की है और मेरी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल है तो उस इनकम के ऊपर टैक्स भी तो चार्ज होना है ना, तो उसका टैक्स चार्ज मैं इसी साल में रिकॉर्ड करूं। लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट मुझे क्या कहे, इनकम टैक्स लॉ पढ़ के आए हैं, क्या कहती है गवर्नमेंट? हो सकता है गवर्नमेंट ये कहे कि जब एक्चुअली तुम्हें पैसे मिलेंगे ना तब हम हिस्सा लेंगे। लेकिन आप कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं? आपने इनकम को किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया, और फिर टैक्स गवर्नमेंट क्या कहती है? इनकम इस साल की है, टैक्स वो अगले साल लेगी। मैंने किसको फॉलो करना है? मैचिंग। तो मैं कहूँगा मैं इसका टैक्स आज ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, नॉट इन द नेम ऑफ करंट टैक्स बट इन द नेम ऑफ डेफर्ड टैक्स। एक्सपेंस के ऊपर क्या होती है? टैक्स सेविंग। यार प्रॉफिट पे टैक्स चार्ज होता है ना, तो इनकम में से एक्सपेंसेस लेके प्रॉफिट पे टैक्स चार्ज है, तो ये इनकम पे ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है और एक्सपेंसेस पे टैक्स सेव हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ये कहे कि जब आप इस एक्सपेंस की पेमेंट करोगे ना तब मैं आपको इसके ऊपर सेविंग अलाउ करूंगा, और आपने वो एक्सपेंस किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर आप क्या करेंगे? वो सेविंग आज ही रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि एक्सपेंस इस साल में रिकॉर्ड हुआ है, तो मैचिंग करूंगा ना मैं, और उस एक्सपेंस के ऊपर जो टैक्स सेविंग है वो आज ही रिकॉर्ड करूंगा। किस नाम से? डिफर्ड टैक्स के नाम से कर लूंगा। तो बेटा IFRS को पढ़ते हुए जब तक आप ये कॉन्सेप्ट ज़हन में नहीं रखेंगे प्रॉब्लम आनी है आपको, और कॉन्सेप्ट आते होते कोई नहीं है आप लोग। मेहनत की बड़ी शदीद ज़रूरत है। शदीद ज़रूरत समझते हैं? शदीद ज़रूरत क्या होती है? अशद ज़रूरत है? लेकिन कल हम आपका जो है मेन टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे, और वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी उनको डिक्टेट कौन करता है? मेन जो डिक्टेट करने वाली अथॉरिटी है उसका नाम क्या है? SCCP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो रेगुलेटर है और उसने एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है। उसका मेन डॉक्यूमेंट क्या है? कंपनीज एक्ट 2017। ये मेन डॉक्यूमेंट हो गया। अब उस मेन डॉक्यूमेंट से हम इन्फर करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो बनानी कैसे हैं, कौन कौन सी रेगुलेशंस को फॉलो करना है हमने। और फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, कल भी बताया था, पब्लिक इंटरेस्ट हैं, लार्ज साइज्ड हैं, स्मॉल मीडियम साइज हैं, स्मॉल साइज्ड हैं, फिर फॉरेन कंपनीज हैं, और फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
कंपनीज इन पाकिस्तान, तो हर टाइप ऑफ कंपनी के लिए देयर विल बी डिफरेंट रेगुलेशन, ठीक है? परेशान तो नहीं है? क्लियर हुआ बेटा? कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? मेरे बारे में मशहूर है कि मैं मुश्किल उस्ताद हूँ, है ना? है, बहुत मशहूर हो जाएगा लेकिन आपको मुश्किल लगा? क्यों मुश्किल हूँ ये भी बता दो। इसलिए कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं रट्टे नहीं लगवाता। मेरे साथ बैठ के पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा, रट्टा नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो अभी से सोच ले। लेकिन ये गारंटी है कि पढ़ के अगर पेपर में जाएंगे ना तो ये नहीं लगेगा कि आप किधर आ गए हैं, ठीक है ना? लेकिन आसान बड़ा है रट्टा लगवाना, और मेजॉरिटी लोग जो पढ़ाते हैं वो रट्टा लगवाते हैं, ठीक है जी? तो मैंने कहा पहले आपको बता दूं, आप सुन के तो आए होंगे कि बड़ा मुश्किल पढ़ाता है। इसका मैं पता चल गया आपको मुश्किल पढ़ाता है किस किस को पता चला? आपको? और अच्छा, अभी तक आपको क्या लगा? नॉर्मली जो हमसे पढ़ के जाते हैं ना वो हमें बाद में याद करते हैं, क्लास में उनका पहला ही हाल होता है, ठीक है ना? तो अभी पिछले दिनों KPMG वालों ने एक इवेंट किया हुआ था, तो हम वहाँ पे गए हुए थे, खाना था एक, पता नहीं कब के स्टूडेंट पढ़े हुए थे, तो मेरे पास आया गया, तो सर आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं कहा तुम्हें तो काफ़ी साल हो गए पास हुए हुए, अब मेहरबानी क्यों कर रहे हो? कह रहे सर जी वो हम ना पहली दफ़ा कंसोलिडेशन की असाइनमेंट कर रहे थे, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कंसोलिडेशन कैसे करनी है, तो फिर हम आपके नोट्स निकाले। मैं क्या अब भी नोट्स निकाले? कहता जी नोट्स निकाल के फिर हमने कंसोलिडेशन की। तो थोड़ी सी एफर्ट करें। एक है बेटा, आप परसेप्शन, आपको मार्केट में जब आप आर्टिकल्स लेने जाएंगे ना, तो हर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है उसका एक ही कमेंट आ रहा है कि बच्चों को कुछ नहीं आता, पास कर जाते हैं आप, इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाते हैं, बट आपको कुछ पता नहीं होता कि पढ़ के जा रहे हैं। तो वहाँ जाके जब आपको अप्लाई करना पड़ता है ना, तो आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। और देखें, इस पढ़ने का ना एक ऑब्जेक्टिव है, डिग्री इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी पास होना इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इस 4 साल 5 साल के एक्सरसाइज के बाद आपने मार्केट में जाके जॉब भी लेनी है, और यू विल नॉट बी वर्किंग एट द लोअर केडर ऑफ एम्प्लॉयज़, यू विल बी वर्किंग एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, और वहाँ पे आप यू विल बी एक्टिंग एज एन एडवाइज़र इन मैनी एरियाज़। तो क्या करेंगे फिर? जनाब अली को तो टर्मिनोलॉजी से नहीं पता, तो क्या करेंगे फिर? वेदर यू विल बी ए गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्या सोच के आए हैं इस प्रोफेशन में? पैसे कमाने के लिए आए हैं ना? डिग्री इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट, बट मेन चीज़ बेटा आपकी नॉलेज है। उसी नॉलेज से आपने पास भी हो जाना है। लेकिन अगर आप सिर्फ पास होने के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और नॉलेज के ऊपर नहीं करेंगे, तो फिर जो आपकी अगली लाइफ है, जो कि ज़्यादा लंबी है, प्रोफेशनल लाइफ, ये तो 4-5 साल होंगे ना जी आपके। प्रोफेशनल लाइफ विल बी ऑफ 30 ईयर्स 35 ईयर्स। क्या करेंगे उसमें अंदर? आपको तो आदत पड़ी हुई है रट्टे की, और वहाँ किस चीज़ का रट्टा लगाएंगे? एग्ज़ाम थोड़ा देना है वहाँ पे, ठीक है? नहीं जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे।